Hello students, so here we are with the second part of interpretation of statutes. Before you all watch this video, make sure that you all watch the first video, part 1. In this video, we are going to deal with the rules for interpretation. As we discussed in the previous video, there are two sets of rules for interpretation of law or statute, primary rules and secondary rules. Now today we are going to discuss the first primary rule, that is rule of literal interpretation. This rule is also known as grammatical rule of interpretation or construction. So we've divided this rule into 4 parts: application, methods, implications and limitations. अब obviously कैसे apply करना है, methods क्या क्या है, what are the implications and limitations, कुछ drawbacks होंगे, इसीलिए तो हमारे पास 6 primary rules है और 2 secondary rules भी है. So let's begin. First point, application. Litera legis. This rule is also known as litera legis. That is literal translation of law. Law must be construed. Construed का मतलब होता है understood. Law must be construed according to its natural meaning. Law must be construed according to its natural meaning. So ये rule कहता है कि law should be understood or you should imply the various provisions according to its natural meaning. So हर word जो law में use हुआ है उसको उसका natural meaning देना है, literal meaning देना है. अब ये natural या literal meaning derive कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये 4 methods दिए हुए हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. So basically word, जो भी words law में use हुआ है उसको as it is लेना है, literal meaning लेना है इस rule के हिसाब से. लेकिन ये हमेशा possible नहीं है. So when is it used? Only when one meaning is possible. अगर लॉ में ऐसा कोई वर्ड यूज हुआ है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं तो वहां पे हम लोग ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते. So this rule of literal construction या literal interpretation cannot be used if more than one meaning is possible, if more than one meaning is derived. So ये कंडीशन है. पहला कंडीशन क्या है, अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो लिटरल इंटरप्रिटेशन का रूल नंबर 1, नेचुरल मीनिंग लेना है, लिटरल मीनिंग लेना है. और कब ये रूल यूज करेंगे, व्हेन ओनली वन मीनिंग इज पॉसिबल. अगर किसी भी वर्ड के एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं, यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड फॉर इंटरप्रिटेशन. अब इसमें हमने एक देखा नेचुरल मीनिंग. सो वर्ड का मीनिंग लेना है, लिटरल मीनिंग लेना है, नेचुरल मीनिंग लेना है. कैसे? दीज आर द 4 मेथड्स. पहला वाला पॉपुलर मीनिंग. पॉपुलर मीनिंग ले सकते हैं. पॉपुलर मीनिंग का एग्जाम्पल, let's say you all must have heard these words in movies at least. Something called as supari, खोका and पेटी. So कोर्ट में कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल से रिलेटेड कोई सीन है, तो वहां पे ये वर्ड्स काफी सुनने में मिलते हैं, सुपारी, खोका, पेटी. अब अगर सपोज रियल लाइफ में भी कोई क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं कोर्ट में और अगर ये वर्ड सामने आते हैं तो आपको क्या लगता है उसका मीनिंग क्या लिया जाएगा? सुपारी हैज इट्स ओन मीनिंग, खोका एंड पेटी, 1 करोड़ रुपए को खोका कहते हैं, 1 लाख इज पेटी, ऐसे सुना है. तो किसी भी लॉ में ये लिखा है क्या? आंसर इज नो. किसी भी लॉ में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, डेफिनेशन नहीं दिया है कि 1 खोका इज 1 करोड़ और 1 पेटी इज 1 लाख, या सुपारी का क्या मतलब है, डेफिनेशन ऑफ अ सुपारी, इट्स नॉट गिवन. लेकिन फिर भी अगर कोर्ट के सामने ये वर्ड्स आते हैं, कुछ ऐसे में कुछ नोट मिल गया जहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हैं एज अ प्रूफ कोर्ट में किसी ने प्रेजेंट किया, तो कोर्ट विल डिराइव इट्स मीनिंग. अब मीनिंग डिराइव कर रहा है लेकिन किसी लॉ या डिक्शनरी से कर रहा है क्या? नहीं, पॉपुलर मीनिंग लिया. सो नेचुरल मीनिंग देने के लिए या लिटरल मीनिंग देने के लिए वी कैन यूज इट्स पॉपुलर मीनिंग ऑल्सो. सेकेंड, ग्रामेटिकल मीनिंग. अब ग्रामेटिकल मीनिंग मीन्स, अच्छा किसी भी एक वर्ड के बहुत सारे ग्रामेटिकल वेरिएशंस हो सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, द वर्ड फाइल, FILE, फाइल. अब फाइल का मीनिंग क्या है? एक है आपका वो पेपर फाइल जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, राइट? सो इफ यू कॉल इट लाइक अ पेपर फाइल, वो नाउन हुआ. एंड एक ऐसा एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, प्लीज फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न. व्हेन आई से प्लीज फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पे वही वर्ड FILE, फाइल, इसका मतलब है वर्ब, एक्शन की बात कर रहे हैं हम. सो द सेम वर्ड इज यूज्ड एज अ नाउन एंड अ वर्ब. तो अब क्या हुआ, अब अगर इनकम टैक्स के सेक्शन में कुछ लिखा है, सेल्फ असेसमेंट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, लेट्स से बिफोर 31st of July,
सो फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर 31 जुलाई। यहाँ पे फाइल का मतलब क्या होगा, वर्ब वाला फाइल। तो जब भी हम नेचुरल मीनिंग दे रहे हैं वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसका ग्रामेटिकल वेरिएशन देखें, ग्रामेटिकल मीनिंग देना। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी मीनिंग। ऑर्डिनरी मीनिंग मीन्स जो डिक्शनरी में मीनिंग अवेलेबल है वो ले लो। अगर वर्ड इज नॉट पॉपुलर या फिर ऐसा कोई ग्रामेटिकल इशू नहीं है, यू गिव द डिक्शनरी वाला मीनिंग। नेक्स्ट इज टेक्निकल मीनिंग। ये वाला पॉइंट कब यूज होता है, टेक्निकल लॉज में। अब टेक्निकल लॉज का एग्जांपल लेट्स से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। हम सेम वर्ड का एग्जांपल लेंगे, फाइल। अभी हमने देखा इनकम टैक्स एक्ट में ये फाइल जो था एक वर्ब था। यस, एक्शन की बात कर रहे थे हम, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में यही वर्ड फाइल जो है उसका मतलब है वो सॉफ्ट कॉपी जो आपने सेव किया हुआ है। तो टेक्निकल एक्ट में हमको टेक्निकल मीनिंग देना पड़ेगा, वहां पे ये वर्ब नाउन ये नहीं चलेगा। वील हैव टू गिव द वर्ड इट्स टेक्निकल मीनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल मीनिंग या सिंपल मीनिंग, वर्ड्स को लिटरल मीनिंग, नेचुरल मीनिंग, प्लेन मीनिंग देने के लिए वी कैन यूज दीज मेथड्स। पॉपुलर मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग नहीं अवेलेबल है, पॉपुलर मीनिंग ले लो। ग्रामेटिकल वेरिएशंस अगर पॉसिबल है तो जिस सेंस में बोला गया है उस हिसाब से ले लो, एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एडवर्ब, जिस तरह से यूज किया है ले लो मीनिंग अकॉर्डिंगली। ऑर्डिनरी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। टेक्निकल मीनिंग ये कब यूज होता है, इफ द एक्ट वी आर डिस्कसिंग और द एक्ट वी आर इंटरप्रेटिंग इज अ टेक्निकल एक्ट। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन। अब इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज कर रहे हो फॉर इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट, दीज आर द इम्प्लीकेशन। फर्स्ट वन, नो वर्ड इज यूजलेस। अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किसी भी एक्ट का, स्टैट्यूट का, लॉ का, वी हैव टू अज्यूम वन थिंग कि कोई भी वर्ड जो यूज किया है एक्ट में इट्स नॉट यूजलेस। मतलब अगर कोई भी वर्ड इंसर्ट किया है एक्ट में, इट इज इंटेंशनल, इट इज पर्पसफुल। So, which means the court cannot omit anything. तो जब कोर्ट में इंटरप्रिटेशन चल रहा है तो किसी भी वर्ड को ओमिट नहीं कर सकते, डिलीट या इग्नोर नहीं कर सकते. It will be assumed that each and every word used in the statute is intentional. It is purposefully used. So no word is useless, cannot omit anything. Next, इसी का opposite है, omissions are on purpose. तो अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट में हमको लगता है कि ये वर्ड होना चाहिए था बट नहीं है, वी हैव टू अज्यूम दैट वो ओमिशन भी जानबूझकर किया है. ओमिशंस आर आल्सो ऑन पर्पस, इंटेंशनल, व्हिच मींस कोर्ट कैन नॉट ऐड एनीथिंग. सो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है, अगर कोई वर्ड लॉ में नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो जानबूझकर नहीं डाला है, इंटेंशनली नहीं है, हम ऐड नहीं कर सकते. और अगर कोई वर्ड लॉ में है, हमको लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, तब भी हमको वो कंसिडर करना पड़ेगा. वी कैन नॉट ओमिट एनीथिंग एंड वी कैन नॉट ऐड एनीथिंग. ऐसा कब होता है, लिटरल इंटरप्रिटेशन में, लिटरल कंस्ट्रक्शन में. हम जब रीजनेबल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, यू विल सी दैट समटाइम्स वी डू ऐड और डिलीट सर्टेन वर्ड्स. वो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के लिए. अगर हम लिटरल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. एवरी वर्ड has been inserted on purpose. If a word has been omitted, it is again on purpose. Second, the meaning is clear. If the meaning is clear, irrespective of its results, you have to apply the law as it is. अब कभी कभार ऐसे होता है कि लॉ को अगर हम as it is अप्लाई करते हैं, लॉ को अगर हम as it is अप्लाई करते हैं, मीनिंग क्लियर है, तो it might cause hardships to certain people or section of the society. बट स्टिल आपको वो अप्लाई करना ही पड़ेगा. तो अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन के अंदर हम कोई पर्टिकुलर प्रोविजन इंटरप्रेट कर रहे हैं एंड द मीनिंग इज क्लियर, इट्स सर्टेन, you have to apply it as it is, even if it is causing some kind of hardship to certain people or section of the society. You have to consider the results as the intent of the legislature and apply it as it is. Next, courts shall not refer to legal decisions. अब लिखा है, रूल का मतलब ही है लिटरल इंटरप्रिटेशन लेना है, तो जो मीनिंग निकल कर आ रहा है वही उसका मतलब है. प्रीवियस में या पास्ट डिसीजंस को रेफरेंस नहीं देना है. तो दीज आर द 4 इम्प्लीकेशंस. नेक्स्ट, लिमिटेशंस. अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, इस रूल में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसीलिए वी हैव अनदर सेट ऑफ रूल. अब पहला वाला प्रॉब्लम क्या है, डिक्शनरी कैन गिव मोर देन वन वर्ड. तो हमने देखा है कई बार ऐसे होता है, अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढने चलो तो कई बार ऐसे होता है एक से ज्यादा मीनिंग देते हैं.
दिया होता है डिक्शनरी में, एंड सम मीनिंग्स विल हैव अ वेरी नैरो स्कोप एंड सम मीनिंग्स हैव अ वेरी वाइड स्कोप. तो आप कौन सा वाला मीनिंग लेना है, प्रॉब्लम हो गया. और हमने पहले ही देख लिया इंट्रोडक्शन में, दिस पर्टिकुलर रूल कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन वन मीनिंग इज पॉसिबल. तो अगर डिक्शनरी दो मीनिंग दे रहा है, एक से ज्यादा मीनिंग दे रहा है, वी कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर रूल. तो प्रोविजंस के बीच में इनकंसिस्टेंसी देखना है, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कंपनीज एक्ट. अब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए एक रिक्वायरमेंट है दैट वो अपने नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिर्फ लिमिटेड ऐसे वर्ड्स लगाने हैं उनको कंपलसरी. लेकिन उसी एक्ट का एक और सेक्शन है, सेक्शन 8, जो कहता है कि ये प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है. ये कौन से कंपनीज के लिए, सेक्शन 8 कंपनीज कौन से हैं, जो किसी सोशल कॉज के लिए इनकॉर्पोरेट किए गए कंपनीज हैं. नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज जो है उनके लिए ये प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड ये वर्ड्स लगाना कंपलसरी नहीं है. तो यहाँ पे क्या हुआ, दो सेक्शंस है एक ही लॉ के विच आर इनकंसिस्टेंट, अलग अलग बातें बोल रहे हैं. अब यहाँ पे अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन लिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा. तो इन सच सिचुएशंस वेयर टू प्रोविजंस ऑफ वन एक्ट आर गिविंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, यू कैन नॉट यूज लिटरल ट्रांसलेशन, literal interpretation. Second one, next one is cannot use if it defeats the purpose of law. Third limitation क्या है, अगर literal translation की वजह से, literal interpretation की वजह से लॉ का पर्पस ही डिफीट हो रहा है तो हम लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं यूज करेंगे. अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में लेट्स से अज्यूम करते हैं कहीं पे एक वर्ड यूज करना था वाइफ, लेकिन गलती से, ऐसी कोई गलती है नहीं, लेकिन अज्यूम करते हैं वहां पे वाइफ की जगह पर प्लूरल वर्ड आ गया वाइफ. अब हिंदू मैरिज एक्ट में ओनली वन मैरिज इज अलाउड. तो अगर हमने वाइफ को लिटरल इंटरप्रिटेशन दिया तो लॉ का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, हमको वहां पे रीजनेबल इंटरप्रिटेशन देना होगा. पर्पस विल बी डिफीटेड. एक की जगह एक से ज्यादा वाइफ अलाउड नहीं है तो हम ये प्लूरल वर्ड को सिंगुलर वर्ड कंसिडर करेंगे. तो अगर हम प्लूरल को सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं मतलब हम उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे रीजनेबल इंटरप्रिटेशन में. तो व्हाट आर द लिमिटेशंस, डिक्शनरी अगर एक से ज्यादा मीनिंग दे रहा है वी कैन नॉट यूज लिटरल इंटरप्रिटेशन. अगर एक ही एक्ट के दो प्रोविजंस अलग अलग बातें कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन नॉट पॉसिबल. थर्ड वन, लिटरल इंटरप्रिटेशन देने की वजह से अगर लॉ का जो पर्पस था जिसलिए लॉ बनाया था वो पर्पस ही डिफीट हो रहा है, वी कैन नॉट गिव लिटरल इंटरप्रिटेशन. सो दीज वर द प्रोविजंस अंडर रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन. ऐसे 6 रूल्स हैं. हमने प्राइमरी रूल्स में पहला वाला रूल किया है. There are more 5 rules of interpretation under primary rules. The second one is reasonable interpretation, जो हमारे next video में होगा. So stay tuned for the next video, and till then, happy learning. Thank you.